आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दे रहा है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो फटाक से चूज करके बताइए, बिल्कुल आपके पास समय नहीं है, बताइए। भारत की मुख्य भूमि की बात कर रहा है, यह इंडिकेट करेगा, ठीक है। मुख्य भूमि याद रखिएगा, मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है, तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। देखिए दोनों उत्तर उत्तर रहेगा, क्यों? क्योंकि अगर पूरा ग्लोब को आप देखोगे तो भारत की जो स्थिति है उत्तरी गोलार्ध की तरफ है। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध की तरफ है। इस वजह से यहाँ पे उत्तर उत्तर करिएगा, कहीं उत्तर दक्षिण मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट वाला जो पॉइंट है कन्याकुमारी है, और 37.6 वाला जो पॉइंट है ये आपका इंदिरा कोल है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, इंदिरा कोल, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार किन देशांतरों को मध्य? आपको पता होगा जो खड़ी रेखाएं होती हैं उन्हें देशांतर रेखा बोलते हैं, और जो तिरछी होती हैं मतलब लेटी हुई रेखाएं होती हैं उनको हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। जैसे ये वाली अक्षांश रेखा और ये वाली क्या है? देशांतर रेखा है, याद रखिए। तो यहाँ पूछ रहा है पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का जो विस्तार है ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, फटक से बताइए, बिल्कुल समय नहीं है। चलिए समय सीमा समाप्त। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक विस्तार जो है वो किसका फैला हुआ है? भारत का विस्तार फैला हुआ है। तो याद रखिए 68-7 वाला जो पॉइंट अगर हम इस तरह माने तो ये वाला तो इंदिरा पॉइंट था, सॉरी इंदिरा कोल था, यहाँ पे आपका कन्याकुमारी था। इंदिरा पॉइंट जो हम पढ़ते हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और ये सबसे पश्चिमी हिस्सा जो है ये 68 डिग्री 7 मिनट पर है, और इसका नाम ये गुजरात में है, इसका नाम है गुहार मोता। क्या नाम है? गुहार मोता। सबसे पूर्वी पॉइंट की बात कर लें तो ये 97 डिग्री 25 मिनट पे स्थित है, और इसका नाम है क्या? ये अरुणाचल प्रदेश में, इसका नाम है कीबीथू। क्या नाम है? कीबीथू। तो सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। चलिए बताइए, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को बोलते हैं, यह किन राज्यों से होकर गुजरती है? मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था कि कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो अगर आपको पता है तो उसमें से बताना आपको कि ये 4 राज्य में से कौन कौन शामिल हैं या कौन कौन शामिल नहीं है। आखिरी ऑप्शन जो है दोस्तों वो उपरोक्त सही है, डी वाला ऑप्शन, तो फटाक से आप बता दीजिए। चलिए समय सीमा होती है आपकी समाप्त। तो आप याद रखिए दोस्तों, सबसे पहले कर्क रेखा पहुंचती है गुजरात में, गुजरात के बाद थोड़ा सा हिस्सा इस तरह से राजस्थान कहा जाता है, तो आरजे याद रखिएगा राजस्थान। उसके बाद आपका एमपी आता है, एमपी से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, तो एमपी छत्तीसगढ़ दोनों को टच करता है। छत्तीसगढ़ के बगल में हालांकि बिहार से अलग हुआ था झारखंड, लेकिन झारखंड को भी टच करती है। झारखंड के साथ साथ ये पश्चिम बंगाल को टच करती है पीबी, और फिर ये पहुँच जाती बांग्लादेश। तो इधर कितने हो गए? गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4 और झारखंड 5 और पश्चिम बंगाल 6 राज्यों को तो इधर टच किया। इसके बाद कहाँ पहुँच गई? यह कर्क रेखा पहुँच गया बांग्लादेश में। बांग्लादेश से निकलती इसकी मुलाकात हो जाती त्रिपुरा से। किससे हो जाती है? त्रिपुरा। त्रिपुरा का नाम ही पड़ा इसलिए कि 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा, और लास्ट में टच करती है मिजोरम को, फिर पहुंच जाती म्यांमार, ठीक है। तो इस तरह से 6 इधर थे, 2 उधर हैं, 6 2 8 राज्यों को टच करती है, और गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम यहाँ पे सभी के सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही हो जाएंगे, मतलब उपरोक्त तो सभी आपका राइट आंसर है। आगे है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ती है, आपको बताना है, बताइए फटाक से। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ती है? तो समय सीमा आपकी समाप्त। भारत की स्थलीय सीमा जुड़ती है दोस्तों 7 देशों के साथ। किसके कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ जुड़ती है। बता सकते हो 7 देश कौन कौन से हैं? चलिए बताता हूँ मैं आपको, एकदम लाइन बाय लाइन बताऊँगा। सबसे ऊपर आप देखोगे तो चीन मिलेगा, ठीक है। चीन के साथ साथ उसके पड़ोस में नेपाल भी मिलेगा और भूटान भी मिलेगा। तो चीन, नेपाल, भूटान, ये स्थलीय सीमा की बात किया, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो चीन, नेपाल, भूटान हो गया, ये 3 हो गए। इसके बाद आप भूटान से और आगे बढ़ोगे और पूर्वी साइड में देखोगे तो म्यांमार मिलेगा, ठीक है, ये 4 हो गया। अच्छा चलो अब चलते हैं म्यांमार के नीचे से बीच में से बगल में आ जाओ बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, 5 हो गया। छठे नंबर पे कौन आ जाता है? छठे नंबर पे आ जाता है आपका पाकिस्तान भैया, और लास्ट नंबर पे आ जाता है अफगानिस्तान आपका, ठीक है। अफगानिस्तान सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और सबसे बड़ी सीमा रेखा की बात आएगी तो बांग्लादेश, ठीक है, याद रखिएगा। तो कुल कितने देश हो गए? कुल देशों की संख्या होगी भाई 7 देश, ठीक है। और किसकी बात किया है? स्थलीय सीमा की बात किया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बताइए, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा
किस देश के साथ लगता है ये आपको बताना है। तो अभी मैं पीछे ही बता दिया था, गलती से बता दिया था, मुझे नहीं पता था आगे वाला क्वेश्चन आने वाला है। तो बांग्लादेश याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी असली सीमा लगाता है। हालांकि बांग्लादेश का आकार कुछ इस तरह से है और इसको आप लंबा कर दोगे तो काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। ये हर तरफ से क्या है, भारत से घिरा है बांग्लादेश। एक तरफ तो पानी पानी है, बाकी इधर से या उधर से हर तरफ से आप देखोगे तो भारत से ही घिरा हुआ है। तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा और सबसे छोटी लगाता है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर मात्र, वो भी जो एरिया है आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से टच होता है। आगे बताइए, भारत का कौन सा शहर राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, आपको ये बताना है। 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। तो आपको एक तो पता है, जो पता है मुझे पता है, आपको ही पता है ना कि त्रिपुरा, बताइए आपको एक ही पता है। तो मैं मानता हूँ क्योंकि त्रिपुरा का नाम ही इसलिए पड़ा कि 3 तरफ से घिरा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, मतलब बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे 4 तो सही, लेकिन 4 तो हमारे पास 3 जगह दे दिया, यहाँ भी और यहाँ भी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए। अब हम 4 के साथ मतलब असम लगाएं या 4 के साथ हम सिक्किम लगाएं या हम सीधे असम, सिक्किम और त्रिपुरा करें, आप बताइए क्या आंसर सही होगा, बताइए। चलिए, तो आपकी समय सीमावधि समाप्त। तो अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, त्रिपुरा के अलावा जो सिक्किम है ये भी 3 तरफ से 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। एक तरफ आप देखोगे नेपाल है, ठीक है, नेपाल है, ठीक है। दूसरी तरफ आप देखोगे भूटान है, ठीक है, दूसरी तरफ भूटान है। और इधर एक जगह पे एक ज़माने में तिब्बत रहा करता था, हालांकि अब चाइना के कंट्रोल में, तो इधर वाला हिस्सा आपका चाइना हो गया। इस तरह से 3 देशों के साथ ये भी करता है, मतलब 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। कौन कौन, एक तो सिक्किम, दूसरा त्रिपुरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4। याद रहेगा आपको, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, अभी नहीं दिक्कत हो तो अच्छी बात है। अच्छा, सिक्किम की राजधानी कहाँ है, इतना तो बता ही दीजिए आप लोग। गंगटोक, कहाँ राजधानी है, गंगटोक। अच्छा, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है दोस्तों, त्रिपुरा का है अगरतला। क्या है, अगरतला। मणिपुर का इम्फाल, असम का दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर। आगे देखिए, भारत के कितने राज्य कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, बताइए। भारत के कितने राज्य कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, कम से कम बोला है, ठीक है। तो आपको बताना है। तो मैं बताऊँ दोस्तों, 7 राज्य ऐसे हैं जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करते हैं। चलिए बताता हूँ आपको। जैसे अगर बात करूँ जम्मू कश्मीर की, तो यार यहाँ तो आपका पाकिस्तान भी टच में है, चीन भी टच में है और अफगानिस्तान भी टच में है। तो 3 को टच करता है, तो कम से कम 2 तो आ ही गए यहाँ पे। इसके बाद उसी के नीचे ठीक चले आओ, उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड की बात करोगे तो यार चीन के साथ टच करता है और नेपाल के साथ टच करता है। उत्तराखंड भाई चीन और नेपाल के साथ। सिक्किम अभी हमने पीछे देखा कि 3 तरफ से घिरा था, किसके साथ, एक तरफ नेपाल था, एक तरफ भूटान था, एक तरफ चाइना था, है सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात कर दें, अरुणाचल, तो इसकी सीमा भी 3 तरफ से घिरी होती, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ी हुई है। एक तरफ तो चीन है, एक तरफ आपका भूटान है और दूसरे तरफ आपका म्यांमार है। चीन, भूटान और म्यांमार, याद रहेगा आपको। अरुणाचल प्रदेश की सीमा की बात कर रहा हूँ, 3 तरफ से है, चीन, भूटान और म्यांमार। इसी तरह असम की बात करूँ, असम की, तो असम की सीमा रेखा दोस्तों एक तरफ भूटान से मिलती है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ देखोगे असम में नीचे की तरफ तो बांग्लादेश से मिलती है। असम की सीमा रेखा किससे मिलती है, ऊपर भूटान की तरफ और नीचे बांग्लादेश की। इसी तरह पश्चिम बंगाल की बात करें दोस्तों, पीबी, पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये इसकी सीमा दोस्तों बांग्लादेश के साथ तो एकदम डायरेक्टली टच में है। ऊपर साइड देखोगे तो भूटान और नेपाल तक जाके टच करता है। आप कहोगे बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान को टच करता है। हाँ यार, जहाँ पे आप देखे हो ये बत्तख वाला आकार देखते हो ना इस तरह, तो ये वाला देखा ऐसे करके आता है, ऐसे करके आता है। तो ये नेपाल को भी टच कर लेता है पश्चिम बंगाल, और भूटान को भी टच कर लेता है, जी हाँ। और इसके अलावा बांग्लादेश को टच करता है। 6 नंबर पर होगा। 7वां है मिजोरम। तो मिजोरम भाई बांग्लादेश को एक तरफ और नीचे अगले साइड देखोगे तो म्यांमार को टच करता है। तो 7 राज्य हैं। फिर से मैं नाम बताना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर 1, उत्तराखंड 2, ठीक है, ये 2 उधर के हो गए। उसके बाद अगर पूर्वोत्तर साइड में आओगे लाइन से तो आप पहुंच जाओ सिक्किम, जो निकला हुआ है। सिक्किम के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगा क्या, असम। असम के बगल में आपको मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश और नीचे मिल जाएगा मिजोरम, और इधर बीच वाले सेक्टर्स के पास पहुंच गए तो अब पश्चिम बंगाल। तो कुल 7 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा कम से कम 2 राज्यों के साथ मिल सकती है। मुझे पता है इसका उत्तर बहुत सारे लोग गलत किए होंगे, ठीक है। अगर देखे होंगे तो नकलची नहीं होंगे, तब नकल मत मारा करो यार,
ठीक है, पहले खुद से किया करो, बाद में ट्राई किया करो, कम से कम पता तो चल जाएगा कि आपकी कंडीशन क्या है। कह रहा है बिंद एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है। किसके बीच में बोल रहा है? बिंद और सतपुड़ा के बीच बोल रहा है। बड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन दे दिया भैया, बताओ। तो बिंद और सतपुड़ा के बीच में बहता है दोस्तों नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। ये देखिए, ये बह रही नर्मदा नदी, और इसके उत्तर साइड में दोस्तों ये बिंद की श्रेणियाँ हैं। उत्तर साइड में क्या है? बिंद की श्रेणियाँ, और दक्षिण साइड में नीचे साइड देखोगे तो सतपुड़ा की श्रेणियाँ हैं। इसके फिर इधर जाओगे तो आपको ताप्ती नदी बहती मिलेगी। तो ताप्ती के उत्तर में आपका सतपुड़ा पड़ जाता है, और दक्षिण में आपका अजंता और एलोरा वाली ये सब पूरी श्रेणी गई है। ठीक है, तो बात की बात है, आप फिलहाल यहाँ याद रखो। तो नर्मदा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा निकलती कहाँ से? नर्मदा तो मध्य प्रदेश, याद है ना। और धुआंधार जलप्रपात ये बनाती है, पढ़ाया था, कल ही आया था। तापी नदी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन में से कौन सा सत्य है, ये आपको बताना है। तापी नदी के संदर्भ में कौन सा सत्य है? बोला तापी नदी सतपुड़ा, तापी मतलब वही ताप्ती, अलग कोई नहीं बोल दिया। ठीक है, ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। यार अभी ऊपर ही बता दिया मैं, ऐसे मैंने बोला था ना, सतपुड़ा उत्तर की तरफ है, तो सतपुड़ा के दक्षिण में, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। क्या यार, मैं बार बार मिस्टेक करता हूँ, मैं उत्तर बता देता हूँ, नहीं बताना चाहता। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बताओ। तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। तापी नदी के उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत अवस्थित हैं। तो बताइए कौन सा उत्तर सही है? ठीक है, कौन सा उत्तर सही है बताइए फटाक से। चलिए, समय सीमा समाप्त, और राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तापी नदी के उत्तर में तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है, मतलब ये ताप्ती जा रही है और इसके उत्तर में क्या है? सतपुड़ा है, तभी तो सतपुड़ा के दक्षिण में रहेगी। तो ये ऑप्शन एक सही है। यहाँ पे तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र, लगा के यहाँ गलती कर दिया, एकमात्र नहीं, बहुत सारी नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की जो पश्चिम से पूरब की तरफ जाती हैं, खाली नर्मदा ताप्ती ही नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए। और ये एकमात्र बोल के गलत कर दिया, अगर एकमात्र नहीं लगाया होता, ये बोलता है ताप्ती नदी भारतीय प्रायद्वीप की एक नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो आपका उत्तर क्या हो जाता? सही हो जाता। ऑप्शन नंबर 2 भी यहाँ सही हो जाता। और तापी नदी के उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत अवस्थित, तो ये आपका गलत हो जाता। दक्षिण की तरफ दोस्तों अजंता और सतमाला पर्वत अवस्थित हैं, तो यहाँ पे जो है ये गलत हो गया। ठीक है, इस वजह से। चलिए 9 क्वेश्चन हो गया। 10वां देखते हैं। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया, आपको पता है। उत्तर से दक्षिण की ओर इनका सही क्रम क्या है, ये आप बता दीजिए हमको, तो मैं मान जाऊंगा कि यहाँ आपने बेहतरीन तरीके से पढ़ाई किया है। बताइए फटाक से। चलिए, तो आपकी समय सीमा होती है समाप्त, और राइट आंसर आपका दोस्तों बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। बृहद, मध्य और शिवालिक हिमालय। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि उत्तर में बर्फ से ढका हुआ जो हिमालय है, ये हमारे देश के लिए कैसा काम करता है? संतरी का काम करता है। संतरी मतलब रक्षक का काम करता है, और जो उत्तरी ध्रुव की तरफ से आने वाली ठंडी हवाएं हैं, उनसे हमारे देश की रक्षा करता है। हिमधन आलय का मतलब क्या है? हिमधन आलय का मतलब ही होता है, हिम माने बर्फ, आलय माने घर, मतलब बर्फ का घर है ये। ठीक है, हिमालय पर्वत की 3 प्रमुख समानांतर श्रृंखलाएं हैं, और सबसे उत्तर की तरफ आपका कौन सा है? बृहद हिमालय है। इस बृहद हिमालय को और एक नाम से जाना जाता है, नाम बता दीजिए। हिमाद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमाद्री। ठीक है, बृहद हिमालय को हिमाद्री बोलते हैं। मध्य हिमालय को अभी एक दूसरा नाम है दोस्तों, क्या बोलते हैं? हिमाचल बोलते हैं। मध्य हिमालय का नाम क्या है? हिमाचल है। और शिवालिक हिमालय को क्या बोलते हैं बताइए? शिवालिक हिमालय तो ये लघु हिमालय है, सबसे छोटा हिमालय है, सबसे दक्षिण की तरफ अवस्थित होता है शिवालिक। ठीक है, तो याद रखिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए आगे देख लीजिए। नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए। देख लिया भैया, बड़ा बड़ा आंख करके देख लिया। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, ये हमको बता दीजिए। कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो जितनी भी नदियाँ पूरब साइड में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ज़्यादातर नदियाँ क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। तो गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, सभी की सभी नदियाँ यहाँ पे डेल्टा बनाती हैं, याद रहेगा आपको। और ये सभी की सभी कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी पर। जहाँ नदियों का मुहाना होता है, वहीं पर ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुंदरवन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, बताना आपको। कह रहा है यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। आपको बताना है कौन सा सही है। बिल्कुल सही बात कर रहा है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरवन डेल्टा।
ठीक है। और सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये सबसे बड़ा डेल्टा है यहाँ पर जो सुंदरबन की बात कर रहा है। सुंदरबन नाम क्यों पड़ा था? तो मैंने आपको बताया था यहाँ सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा था? सुंदरबन पड़ा था, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट होता है इस चैप्टर से, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है बताना है। यार ये तो पुराना क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ दिया यार, विश्वास नहीं था यार आखिरी क्वेश्चन इतना हल्का पूछेगा। लक्षद्वीप को दोस्तों प्रवाल द्वीप कहते हैं, आपको पता होगा, प्रवालों की कारण इसका जो है निर्माण हुआ है। और बाकी जो अंडमान निकोबार बता रहा है, तो ये 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो याद रखिएगा, फिलहाल लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में अवस्थित है, और अंडमान निकोबार कहाँ पे हो जाएगा? ये आपका बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। एक तरह का प्रवाल द्वीप है, कोई दिक्कत आपको? बाकी पंबन द्वीप का नाम सुना है? जहाँ पर रामेश्वरम है वहाँ पर है पंबन द्वीप, ठीक है। रामेश्वरम के ठीक पास में पंबन द्वीप, ओके। तो राइट आंसर यहाँ पे ए था आपका, प्रवाल द्वीप है। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। लेकिन अभी आपको भागना नहीं है, अभी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 हम लोग कवर करने जा रहे हैं, तो 2 सेकंड का ब्रेक आप। चलिए ये रहा आपके सामने चैप्टर नंबर 8 प्रेजेंट होता है अब, और ये हमारा आज का आखिरी चैप्टर है। आज का ही नहीं दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 के ज्योग्राफी को अलविदा बोल रहे हैं, बाय बाय ज्योग्राफी। अब ये हमारे सामने कभी नहीं आएगा, क्योंकि क्लास 6 की ज्योग्राफी के हर एक चैप्टर को हम लोग देख लिए और हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सीरीज भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोबारा जीवन में अब क्लास 6 के ज्योग्राफी से मुलाकात होने वाली नहीं है। फिलहाल मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम है भारत, भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी, ठीक है। तो आइए देखते हैं इससे कितने क्वेश्चन हमको करने, ज़्यादा नहीं, बस 10-11 क्वेश्चन इसमें भी हैं। अगर आप ये कर ले जाते हो, मतलब पूरा का पूरा एनसीईआरटी क्लास 6 के आपने कवर कर लिया। तो पहला प्रश्न हमारे सामने दे रहा है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, आपको बताना है। बताइए, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? यह अरबी भाषा का शब्द है। मानसून शब्द किसका शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। एक्चुअली में अरबी में एक शब्द था मौसिम, क्या नाम था? मौसिम, उससे लिया गया इस शब्द को। मौसिम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है मानसून की, जिसका अर्थ होता है मौसम। मौसिम मतलब मौसम। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को बताता है। मौसम क्या है? अरे वायुमंडल में आज गर्म है, ठंडा है, जो भी चेंजिंग होता है उस चेंजिंग को बताता है डे बाय डे, वही क्या कहलाता है? मौसम। तथा किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा ही जलवायु कहलाती है, क्लाइमेट कहलाती है। फिर से सुनिए, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में, बहुत सारे वर्षों, मतलब 2, 4, 5 वर्षों में, 10, 20 वर्षों में, ऐसे बोल सकते हो, अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की एक औसत दशा, एक एवरेज कंडीशन क्या कहलाता है? वहाँ की जलवायु कहलाती है। क्या? जलवायु बोले तो क्लाइमेट कहा जाता है। आगे बताइए, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती? कितना गजब का प्रश्न दे दिया यार, वो भी क्लास 6 में। मजा आ गया इस क्वेश्चन को देखकर, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। बताइए, पीसीएस के एग्जाम में पूछता है, और बहुत सारे लोग गलत करते हैं, आज भी लोग गलत करेंगे, पढ़ाने के बावजूद गलत करेंगे। बताइए, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो राइट उत्तर है, लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है दोस्तों तमिलनाडु में। कहाँ होती है? तमिलनाडु में। होता क्या है? लौटता हुआ मानसून मतलब मानसून लौट रहा है। यार मानसून लौट रहा है मतलब क्या है? वर्षा ऋतु समाप्त हो गई और शीत ऋतु स्टार्ट हो गया, यही तो मतलब है। अरे लौटने का मतलब क्या है? वर्षा समाप्त तो शीत स्टार्ट, तो शीत ऋतु मतलब ठंडी का समय स्टार्ट हो गया है। ठंडी के समय में कहाँ पे वर्षा होगा? याद रखो, शीत ऋतु के समय पवन जो है वो स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की तरफ बहना शुरू कर देते हैं। कहाँ पर? स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून लौटने का मौसम होता है, और इसके वजह से भारत के दक्षिणी भाग, विशेषकर तमिलनाडु के क्षेत्र में इससे कोई द्वारा वर्षा होती, विशेषकर बोला है, ठीक है। तमिलनाडु में वर्षा होती है, याद रखो, लौटते हुए मानसून से। आगे देखिए, नीचे दिए गए कथनों एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन क्या दे रहा है? भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु कहा जाता है। कारण दे रहा है, भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। आपको बताना है सही क्या है, ठीक है। इसका उत्तर तो बता ही लोगे। सही उत्तर है कथन, ए वाला, ठीक है। कथन और कारण बिल्कुल सही है, और जो कारण है वो कथन की अच्छी तरह से व्याख्या कर रहा है। मैं भी थोड़ा व्याख्या कर दूं, ठीक है। जलवायु, भारत की जो जलवायु दोस्तों आपको पता होगा, ये मानसूनी जलवायु है, एक बात। और दूसरी बात, जो भारत की अवस्थिति है हमारे ग्लोब पर, ठीक है, वो किस जगह पर है? तो यह उष्ण कटिबंध पेटी में भारत स्थित है। इस वजह से भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों की कारण होती है, जिसकी वजह से भारत की जलवायु भी कैसी है? मानसूनी जलवायु है। कोई दिक्कत आपको नहीं है ना? होनी भी नहीं चाहिए, ठीक।
ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 4, किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण है आपको बताना है। किसी स्थान की अगर जलवायु का निर्धारण करना है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है भैया, तो यहाँ पे जो दिए हैं सब इंपॉर्टेंट हैं। स्थान की स्थिति, वह जिस स्थान के जलवायु का निर्धारण कर रहे हैं, क्लाइमेट के बारे में बता रहे हैं, वो स्थान कहाँ पर स्थित है। अब पता चला तुम स्थान ले लिए रेगिस्तान, उठा के राजस्थान ले लिए, तो यार कैसे वहाँ की जलवायु बताओगे। हो सकता है राजस्थान ले लिए एकदम पश्चिम में, नहीं भाग गए एकदम पूर्व में, पहुँच गए कहाँ पर, मिजोरम पहुँच गए, मेघालय पहुंच गए, पता चला खूब बारिश हो रही है, या पहुंच गए लेह लद्दाख, बारिश का पता नहीं है, या पहुंच गए दक्षिण भारत में ठंडी के टाइम में वर्षा हो जा रही है। तो स्थान इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बिल्कुल है। क्या ऊंचाई भी मायने रखता है, हाँ रखता है ना। पता चला ऊंचे ऊंचे पर्वत पहुंच गए जहाँ वर्षा ही नहीं होती है, ठीक है। या पवन विमुख ढाल है, अरे जहाँ पे हवा इधर से बहती है तो इधर वर्षा हो गया, इधर वर्षा का पता नहीं है, ठीक है। और तुम इधर का कोई स्थान ले लिए तो ऊंचाई भी मायने रखती है ना, है कि नहीं। इसके अलावा समुद्र तल से उस स्थान की दूरी कितनी है। पता चला समुद्र से जो पवनें उठ रही वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही, बीच में बारिश करके ठंडी हो जा रही, लौट जा रही हैं तो लौट जा रही हैं तो समाप्त हो जा रही हैं। तो समुद्र तल से दूरी भी मायने रखता है। और उच्चावच, ये तो बड़ा मायने रखता है, पढ़ाया था मैंने डिटेल में आपको उच्चावच क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिए, यानी सभी की सभी चीज़ें जरूरी हैं जलवायु के निर्धारण में, क्योंकि जलवायु में जो क्षेत्रीय विभिन्नता होता है उसका अनुभव किया जाता है, और ये सभी तत्व मिलकर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि उस स्थान पर वर्षा की स्थिति क्या है या वहाँ की जलवायु की स्थिति क्या है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है आपको बताना है, ठीक है। तो एक ज़माना था, हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग बोलते थे चेरापूंजी में होती है, लेकिन अब ये डेटा बदल गया है। अब सही उत्तर है आपका मासिनराम। ये मेघालय में दोस्तों मासिनराम, ठीक है, मेघालय में है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है पूरे वर्ल्ड की अगर रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होता है मेघालय में, ठीक है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, तो ऑप्शन नंबर 1 है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर 2 है आपका उत्तर पूर्वी राज्य यानी पूर्वोत्तर वाले राज्य, पश्चिमी घाट और हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। बताइए सबसे भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, ये आपका राइट आंसर होगा 1 2 3। क्यों होगा बता रहा हूँ आपको। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर भी वर्षा उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, और पूर्वोत्तर के जो राज्य वहाँ भी पश्चिमी घाट। ये वाला जो बेल्ट है दोस्तों हिमालय पर्वतीय वन, ये उष्णकटिबंधीय पेटी से थोड़ा सा ऊपर पड़ जाता है। या मैं ऐसे बताऊं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है। क्या होती है, वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। तो अंडमान निकोबार में वर्षा इसलिए ज़्यादा होती है कि ऑलरेडी वो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, ठीक है, और वर्षा हो ही जाती है। इसके बाद पूर्वोत्तर में तो वर्षा का रिकॉर्ड ही मायने रखता है, और पश्चिमी घाट पर भी खूब वर्षा होती है। और यहाँ पे क्या होते हैं कि वन इतने ज़्यादा घने होते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है वो भी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाता। ये वन वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियाँ गिराते हैं, और इसी वजह से हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। ये भी चीज़ मैं आपको बताया था। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वोत्तर के कुछ भाग और पश्चिमी घाट की एक सकरी पट्टी में, पूरा का पूरा पश्चिमी घाट नहीं शामिल है, पश्चिमी घाट की एक सकरी पट्टी में इस तरह के वर्षा वन पाए जाते हैं। तो याद रखिए, हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे उतना ज़्यादा वर्षा नहीं हो पाता, इसलिए वहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। आगे देखिए, हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये बता दीजिए। कि अगर वन कितनी बात हो रही तो सबसे ज़्यादा वन किस तरह के पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं, वर्षा वन नहीं। वर्षा वन माने होता है सदाबहार वन, तो हमारे यहाँ पाया जाता है पतझड़ वन। क्या पाए जाते हैं, पतझड़ वन। पतझड़ वन को दोस्तों मानसूनी वन भी कहा जाता है, क्योंकि एक निश्चित समय के देखें, अगर एक निश्चित समय में देखें तो ये वन अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। 8वां क्वेश्चन दे रहा है, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में बताना आपको बता रहा है। ऑप्शन नंबर 1 कथन 1 दे रहा है, कटीली झाड़ियों वाली वनस्पतियों में पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। क्या बता रहा है, कटीली जो झाड़ियाँ होती हैं इन वनस्पतियों में क्या होते हैं, इनके पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। किसके लिए, क्योंकि वो पानी की क्षति को कम करना चाहते हैं। दूसरा दे रहा है, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाइयों के साथ साथ वनस्पतियों में विभिन्नता पाई जाती है। आपको बताना सही क्या है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। आपका राइट आंसर है 1 और 2 दोनों।
क्यों? क्योंकि जो रेगिस्तान वगैरह में अगर हम चले जाएं तो वहाँ पे जो वनस्पतियाँ होती हैं वो पानी की क्षति को कम करने के लिए क्या करती हैं? कटीली होती हैं, कांटे निकले होते हैं। नागफनी देख लो, कैक्टस वगैरह देख लो, बबूल देख लो, तो ये सारे जो है जंगली बबूल देख लो, ठीक है, ये सब जो है आपको इसका उदाहरण मिल जाएगा। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाइयों के साथ जैसे ऊपर जाएंगे हम देखते हैं कि शंकुधारी वृक्ष होते हैं, ठीक है, टुंड्रा वृक्ष होते हैं, कई सारे के वृक्ष होते हैं, तो उनका आकार और स्वरूप बदलता जाता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नीचे दिए गए सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, और ये बहुत अच्छा प्रश्न दे दिया, पक्का यहाँ पे लोगों का गलत होना तय है, एकदम श्योर है कि आप गलती करोगे। चलो बताओ जल्दी से। एक तरफ दे दिया है पेड़ों का नाम, वृक्षों का नाम, दूसरी तरफ दे दिया है किस वन में इस तरह के वृक्ष आते हैं। हालांकि 1-2 मैं यहाँ पे आपको सही करने का तरीका भी बताऊँगा, तो बताना शुरू करूँ सही करने का तरीका। एक तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है बबूल या खैर या कैक्टस या नागफनी, ये सब कटीली झाड़ियों में आती हैं, यानी सी का आंसर हो जाएगा 3, ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया। और हमारे घर के आसपास दोस्तों पीपल और नीम भी खूब देखने को मिलते हैं, पीपल और नीम भी खूब देखने को मिलते हैं, और ये आराम से अपनी पत्तियां भी गिराते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? पतझड़ वन का, ठीक है कि नहीं? हम लोग देखते हैं बसंत ऋतु से पहले इनकी पत्तियां गिर जाती, बसंत ऋतु में इनकी नई पत्तियां आती हैं। अब बचता है पाइन, देवदार और रोजवुड और मटोगनी, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो रोजवुड और मटोगनी की मैं बात कर दूं, ये सदाबहार वन है, ये कभी भी अपनी पत्तियां गिराते हुए नजर नहीं आएंगे, तो सदाबहार वन होते हैं। और पाइन के वृक्ष, देवदार के वृक्ष, ये पेड़ों पर ही आपको दिखें, सॉरी पेड़ों पर करें, जब आप पर्वतों पर जाओगे तो केवल वहीं आपको दिखाई देंगे, ठीक है। आप कभी जम्मू कश्मीर में चले जाओ तो जब आप जितनी ऊंचाई पर जाते लगोगे तो वहाँ आपको देवदार वगैरह के वृक्ष मिलेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्वतीय वनस्पति है पाइन और देवदार। तो यहाँ पर उत्तर कैसे बताओगे? देखो 2 4 3 1, यही तो होगा, 2 4 3 1, तो यहाँ चेक कर लो 2 4 3 1, तो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला 2 4 3 1, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, इसके बारे में बताना है, बताइए। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों अक्टूबर के पहले सप्ताह में। हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए या करने के लिए जागरूकता लाई जा सके, लोगों में जागरूकता लाई जा सके। दोस्तों एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अगर ये सब कर ले जाते हो ना, तो जान लो कि आप में एकदम भरपूर टैलेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से IAS PCS क्वालिफाई होगा। भारत में जंगली बकरियां कहाँ पाई जाती हैं, बताइए। भारत में जंगली बकरियां कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, गिरवन और हिमालय क्षेत्र। जंगली बकरियां, चलिए हिंट दूं आपको। जंगली बकरियां जहाँ पाई जाती हैं वहीं हिम तेंदुआ, भालू, ये सब भी पाए जाते हैं। अब तो बता दोगे ना हिम तेंदुआ मतलब क्या है? ऐसे पर्वत जहाँ पर क्या हो, बर्फ हो, मतलब हिमालय, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय। यहाँ दोस्तों जंगली बकरियां पाई जाती हिमालय वाले क्षेत्र में, ठीक है। जंगली बकरियां हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, ठीक है, भालू हो गया, ये सब जो हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। गिर वन जो है दोस्तों ये आपके गुजरात में है, यहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं, शेरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है गिर वन, ठीक है। गिर उद्यान भी है। पूर्वी घाट आप जानते हो और पश्चिमी घाट भी जानते हो। पश्चिमी घाट तो जैव विविधता के लिए बाप रे बाप एकदम ज़बरदस्त है, बहुत सारी जैव विविधताएँ पाई जाती है और बहुत कुछ पाया जाता है, गिनती करके बता नहीं सकते, अंगुली पे गिन भी नहीं पाओगे। पूर्वी घाट बताइए आपको। चलिए आज के लिए आखिरी प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? बाप रे, ये तो अभी न्यूज में यार चल गया था तो लोगों को याद हो गया। तो जंगली गधा कहाँ पे बिलोंग करता है? ये कच्छ के रण में पाया जाता है जंगली गधा, ठीक है, कच्छ के रण में। सुंदरवन में दोस्तों शेर पाए जाते हैं, ठीक है, एकदम ओरिजिनल वाला से लॉयन की बात कर रहा हूँ, सुंदरवन में, ठीक है। तो तेंदुआ भी पाए जाते हैं। बाकी गिर उद्यान के बारे में बता दिया। और पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में नहीं, मरुस्थलीय क्षेत्र में नहीं, पश्चिमी राजस्थान में थोड़ा सा नीचे जाओगे तो कुछ एरिया में इसके जो है जंगली गधे पाए जाते हैं, लेकिन स्पेशली जो पाए जाते हैं मुख्य रूप से वो कच्छ के रण में जंगली गधे पाए जाते हैं। आम गधों की तरह नहीं होते, थोड़े से अलग होते हैं जंगली गधे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। और आज हम लोगों ने क्लास 6 के एनसीईआरटी को पूरी तरह से करके कर दिया समाप्त पढ़ के, और कल से स्टार्ट करेंगे दोस्तों क्लास 7 की एनसीईआरटी को। बिल्कुल परेशान मत होइए, हर एक चैप्टर से संबंधित मैं क्वेश्चन आंसर को लेके आऊँगा ताकि आप हर एक चैप्टर पे मजबूत पकड़ बना सको। और हिस्ट्री और पॉलिटी भी लेके आऊँगा, नहीं पढ़ाया हूँ तो भी लेके आऊँगा, ताकि आप जो है पहले पढ़ लो बाद में एनसीईआरटी पढ़ लेना, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत हो, अब ये सीरीज चलती रहेगी जब तक मैं सारी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर पढ़ा के खत्म नहीं कर देता, तब तक मैं ये सीरीज जारी रखूँगा, ठीक है।
और जो लोग नए हैं मैं चाहूँगा एक बार आप प्लेलिस्ट में आ जाओ और डिटेल में यार पढ़ने की आदत आप लोग बनाओ, ठीक है। डिटेल में पढ़ो, क्योंकि अगर डिटेल में पढ़ोगे ना तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। और इसी के साथ करते हैं बाय बाय टाटा।